नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पेट एग्जाम 2023 में एक सवाल था रेलगाड़ी के सिद्धांत पर आधारित। चाल दूरी समय ही केवल होता तब भी सवाल आसान होता, क्योंकि यह सवाल रेलगाड़ी के सिद्धांत से रिलेटेड था। इसलिए पहले तो इसमें चाल दूरी समय की पूरी क्लियरिटी हो, उसका बेसिक अप्रोच आपके पास हो, फिर रेलगाड़ी की जितनी भी कंडीशंस बन सकती हैं आवागमन की, एक दूसरे को पार करने की, एक दूसरे का पीछा करने की, अलग अलग जितनी परिस्थितियां बन सकती हैं उन सबको अगर हम मिला दें तब जाकर के यह सवाल बना। इसलिए तो इतनी प्रॉब्लम्स इसमें आई थी। दरअसल पेट एग्जाम के पाठ्यक्रम में कहीं चाल दूरी समय है ही नहीं है। जब चाल दूरी समय नहीं है तो ट्रेन कॉन्सेप्ट का भी उपयोग नहीं है, तो इसलिए इसको एकदम से पार्ट ही नहीं माना जा सकता है अपने पेट एग्जाम में। बट 2023 में सवाल पूछा गया था, तो इस सवाल की इंपॉर्टेंस को मैं समझते हुए, आपकी डिमांड को समझते हुए मैं इसको ब्रीफ करने जा रहा हूं। सवाल का पैटर्न भी टफ है, सवाल का कैलकुलेशन भी टफ है, समझने में समय लगेगा, तो पेशेंस बना करके इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा शुरू में ही, जिससे कि एक फील बना रहे, टच बना रहे। और हम सभी लोग यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक एक ही डीआई को पढ़ेंगे, लेकिन विश्वास मानिए अगर वो क्रिटिकल बहुत ज्यादा भी है, कितना भी टफ है, कोशिश यही किया जाएगा इसको थोड़ा आसान बनाया जाए, शॉर्ट वर्डिंग यूज की जाए, मतलब थोड़ा इजी वे में इसको प्रेजेंट किया जाए। अगर एक बार आप पैटर्न सीख जाएंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन आप सेट कर लें और इस सवाल का उत्तर आराम से दे पाए एग्जाम हॉल में। तो मैं कोशिश करता हूं, आप भी मेरे साथ लग करके कोशिश करिए, लेकिन सवाल को पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बोर्ड पर तो सब मेंशन कर दिया है कि इस पूरे सवाल को हल करने के लिए, मतलब एक डीआई को करने के लिए पूरी चाल दूरी समय आना चाहिए, संपूर्ण रेलगाड़ी का सिद्धांत आना चाहिए। कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम है, हर स्थिति में प्रॉब्लम है। साथ साथ यहां पर एक कन्वर्जन का भी उपयोग है। तो आइए सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आएगा कि इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, कितना बड़ा कैलकुलेशन करना होगा। ये सारी चीजें मिलाएंगे तब सवाल हल हो पाएगा। आइए सबसे पहले निर्देश पढ़ा जाए। निर्देश देखिए क्या दिया है। निर्देश पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, थोड़ा सीरियस पढ़िएगा। निम्नलिखित लाइन चार्ट आपको दिखेगा, रेखा डायग्राम को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, उसके बाद जो प्रश्न रहेंगे उसका उत्तर देना है। नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है, 5 अलग अलग ट्रेनों की जोड़ी, जैसे ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ई के साथ, ई को ए के साथ। दूसरी बात, प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग, मतलब 2 ट्रेनें अगर एक दूसरे के साथ अलाइन है तो उनका जोड़, जैसे ए ट्रेन और बी ट्रेन का योग, और विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में दोनों, मतलब जोड़ी को, जो ट्रेनों की जोड़ी है उसके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का योग रेखा लाइन डायग्राम पर दिखाया गया है। मतलब 2 यहां पर हैं। पहला वाला जो है, जो कि ग्रीन कलर से जो प्रेजेंटेड है, उस समय को दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है। और समय किस में दिख रहा है देख लीजिएगा, सेकेंड्स में। जबकि जो लेंथ है वो रेड कलर की लाइन से प्रेजेंटेड है, वो डेका मीटर में प्रेजेंटेड है। पहले तो आप इस कन्वर्जन छोड़ करके सोचिए दोनों लाइन क्या होल्ड करी हैं। होल्ड ए करी है कि जो ट्रेन ए और बी की लंबाइयों का जोड़ 60 डेका मीटर है, ट्रेन बी और सी की लंबाइयों का जोड़ 80 डेका मीटर है, सी और डी की लंबाइयों का जोड़ 70 डेका मीटर है, डी और ई की लंबाइयों का जोड़ 50 डेका मीटर है, और यह 66 डेका मीटर है। ठीक है, डेका मीटर भी आप एक नया शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत कम ही कन्वर्जन में ये चीजें मिलती हैं। दूसरी तरफ ए और बी ने एक दूसरे को चलकर विपरीत दिशा में चलकर पार किया। विपरीत दिशा का अर्थ ए होता है, देखिए ध्यान से तो आपको क्लियर होगा। ए ट्रेन ए है, ठीक है, ए ट्रेन बी है। ए होता है विपरीत दिशा में चलकर पार करना, जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, विपरीत दिशा में चलकर पार करना। तो विपरीत दिशा में चलकर पार करना और समान दिशा में चलकर पार करना रेलगाड़ी के सिद्धांत से रिलेटेड है। मतलब दोनों रेलगाड़ियों का जोड़ दिया है, दोनों ने एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर पार किया। ऐसे में हम रेलगाड़ी का सिद्धांत पहले पढ़ेंगे, तब तो कुछ चीजें समझ में आएगी। ऐसे प्रत्येक के साथ स्थिति दी गई है कि बी प्लस सी ने इस लेंथ को, इस लेंथ मतलब एक दूसरे की लेंथ को इतने समय में पार किया। इसी प्रकार से प्रत्येक का प्रेजेंटेशन है। एक चीज हम शुरू में कर लेते हैं यहीं पर, उसके लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे क्या, आपने मेजरमेंट यूनिट पढ़ा होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, तो उसको जरूर जान लीजिएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, यहां से यहां तक यह इंक्रीजिंग मोड होता है, बढ़ता क्रम होता है, और बढ़ता क्रम है, और सब में 10-10 का गैप है। जैसे आपसे मैं कहूं किलोमीटर में कितने मीटर, 1 2 3, 1000 मीटर,
ऐसे डेकामीटर से मीटर, दरअसल जो लेंथ होती है अक्सर मीटर और जो चाल हमारी रेलगाड़ी पे अप्रोच होता है, क्योंकि 40 सेकंड में दी है तो मीटर पर सेकंड से हम कनेक्ट करने के लिए हम सारी लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक डेकामीटर जो होगा, एक डेकामीटर वो बराबर 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। इस प्रकार से हम समझ गए कि जो लेंथ दी गई है वो 600 मीटर है, 800 मीटर है, ठीक है, 700 मीटर है, 500 मीटर है और 660 मीटर है। समझ रहे हैं? इतनी चीजें कंफर्म है। अब थोड़ा सा रेलगाड़ी का सिस्टम समझ लीजिए, तब जाकर के इस सवाल को प्रॉपर हल करिए। तो रेलगाड़ी का सिस्टम और चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको जाने, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। जब तक इसको समझेंगे नहीं कुछ चीजें, और इसका सबका उपयोग एग्जाम इस सवाल में होगा, आपको देखने को मिल जाएगा। चाल, दूरी, समय, हम सबको इतनी बेसिक चीजें क्लियर है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या होता है? टाइम। तय की गई दूरी बटा लगा समय बराबर क्या होता है? चाल होता है। जो चाल कंपेयर की जाती है अक्सर अभी जितनी आवश्यकता उसके हिसाब से मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में, करने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन ज्यादातर उपयोग इसी का होता है। इसलिए याद रखिएगा कि जरूरत पड़ने पर अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कर रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को एकदम सेट कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है, सेट कर लीजिएगा। 18/5 से गुणा करते हैं, करेक्ट है। अगर हम आप क्या करेंगे कि मीटर पर सेकंड कुछ दिया है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकंड है और इसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा 20 गुणे 18/5, 5 चौके 20, 18 चौके 72 मीटर पर क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से कोई भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस होता है, इसको दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ, भाई इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। दूसरी तरफ मैं जब आगे बढ़ूंगा इसको लेकर के, समझिएगा चीजों को। हमको दरअसल ट्रेन के अप्रोच को समझना है। ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से क्लियरिटी रखिए। ट्रेन क्या कहती है? ये ट्रेन होती है, करेक्ट, ये ट्रेन होती है। ये इसका ड्राइवर होता है, ये इसका गार्ड होता है, ये इसकी लेंथ होती है, इसकी चाल होती है। अब ट्रेन क्या करती है? कभी किसी पेड़ को, खंभे को, व्यक्ति को चलकर पार करती है, तो जब पार करती है तो उन सब की कोई लेंथ कंसीडरेबल नहीं होती, तो ट्रेन उस समय अपनी ही लेंथ को पार करती है। जैसे मान लो अगर हम खड़े हैं, व्यक्ति हैं, ट्रेन आएगी बगल पे, मतलब जो ट्रैक है वहां पे आई, ऐसे आई, उसका ड्राइवर यहाँ पे धीरे से, मतलब तेजी के साथ या जो भी जो उसकी स्पीड होगी उससे गुजर जाएगी हमसे, तो थोड़ी देर बाद उसका जब गार्ड हमसे होकर के निकलेगा तो हम मान जाएंगे ट्रेन ने हमको पार कर लिया। तो सही पूछिए तो ट्रेन ने हमको नहीं, बल्कि ट्रेन ने खुद की लेंथ को पार किया है। दूसरी स्थिति समझना है, जब ट्रेन किसी एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती है तो उनकी स्थिति दो प्रकार से बनती है। एक होती समान दिशा में चलकर पार करना। तो अगर समान दिशा में स्थिति है तो ये देखिए ये सिचुएशन होगी, जैसे ये ड्राइवर है और ये गार्ड है, इधर जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, इसकी अपनी लेंथ L1 है, L2 है, इसकी अपनी स्पीड S2 है। समान दिशा में क्या होगा? समान दिशा में अगर बात समान दिशा की होगी तो समान दिशा में पार करने में लगने वाला समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ L1 + L2 बटा दोनों की चालों का अंतर। चालों का अंतर अप्लाइड होता है। दरअसल अगर आप चलकर किसी का पीछा करें और उसको पार करेंगे तो क्यों पार कर पाएंगे? क्योंकि आपकी चाल उससे ज्यादा है, तभी पार कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप पीछे हैं किसी के तो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि वह भी मुबान है, वो भी बढ़ रहा है, तो आप उसको तभी पार कर सकते हैं जब आपकी चाल उससे ज्यादा हो, नहीं तो आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समान दिशा में जब चलकर पार करेंगे तो चालों को घटाना पड़ता है। वहीं जब विपरीत दिशा में चलकर पार करने की बात होती है, देखिए विपरीत का सिस्टम पहले कैसे होगा, यहां पर समझेंगे तो क्लियर होगी चीजें। ये ट्रेन है, ध्यान से देखिएगा, ये उसका ड्राइवर है, ये उसका गार्ड है, इधर जा रहा है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी चाल S1 है। एक दूसरी ट्रेन देखिए ऐसे है, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, इधर आ रही है। इसको कहते हैं विपरीत दिशा में चलकर पार करना। जब विपरीत दिशा में चलकर पार करेगी, इसकी लेंथ L2 है और इसकी चाल S2 है, तो पार करने में लगा समय बराबर L1 + L2। यहाँ भी लेंथ जुड़ेगी लेकिन यहाँ चालें भी जुड़ जाती। जब हम विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को पार करते हैं, या हम ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी लेंथ है, देखो ऐसे है, ये देखिए
समान दिशा का मतलब भाग रहा है, पीछा कर रहा है, ऐसे पार कर पाया। विपरीत दिशा का मतलब एक दूसरे को फट से पार कर दिया। तो पार ऐसी स्थिति में करेगी जब दोनों की लेंथ ऐसी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा ना, विपरीत दिशा में चलकर पार करना मतलब L1 + L2 अर्थात दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटे चालों का योग अप्लाइड होगा। इतनी बातें अभी तक जान लीजिए, जरूरत पड़ने पर फिर आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं। सवाल की वर्डिंग समझिए। सवाल की वर्डिंग के हिसाब से दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का जोड़ दिया है, तो अच्छी बात है, जोड़ की जरूरत भी थी, और एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय भी दिया सेकंड्स में। तो प्रत्येक पेयर का, जोड़ी का, डायरेक्ट तो नहीं, प्रत्येक पेयर का हमें स्पीड कंफर्म हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों का कंबाइंड स्पीड S1 + S2 अर्थात इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड होगी। करेक्ट है। इसी प्रकार से इसकी 40 मीटर पर सेकंड होगी। इसी प्रकार से इसकी 25 × 25 25 अट्ठे सॉरी 25 दूना 50 25 अट्ठे 228 मीटर पर सेकंड होगी। इसी प्रकार से इसकी 50 मीटर पर सेकंड होगी। इसी प्रकार से 12 × 5 = 60 12 × 55 मीटर पर सेकंड होगी। सबकी देखिए पेयर के हिसाब से, सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, ये भी कंफ्यूजन है। इंडिविजुअल होता तो चीजें तब भी आसान होती। यहाँ पेयर में दिया है, पेयर में दो ट्रेनों की लेंथ है, दो ट्रेनों ने एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर पार किया है इस स्पीड से, और इतना समय लगा, ऐसे ही प्रत्येक का दिया हुआ है। अब इतना अगर हमें समझ में आ रहा है तो हम जब सवालों को जब पढ़ने जा रहे थे ना, देखिए आपको सवाल मैं पढ़ा के दिखाता हूं तो आपको क्लियरिटी होगी थोड़ी सी। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन बी को पार करने में लिया गया समय, यदि वे विपरीत एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं, तो इसका मतलब हमें अलग अलग ट्रेनों की लंबाई चाहिए और अलग अलग ट्रेनों की हमें क्या चाहिए पता है, अलग अलग ट्रेनों की हमें स्पीड चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आपने देखा कि हमें चाल दिया है, हमें समय दिया है, चाल या हम ऐसे लिख देते हैं 1 सेकंड, क्योंकि हमें ट्रेन की लंबाई दिया है और हमें चाल दिया, क्योंकि लंबाई और चाल अगर कंफर्म है तब तो समय निर्धारित करना हमारे लिए आसान है। अब देखिए पेयर कैसे बना है, ए और बी का है, बी और सी का है, सी और डी का है, डी और ई का है, ई और एफ का है। इस प्रकार ई और ए का है, सॉरी ई और ए का है ना, इस प्रकार से ट्रेनें। अब कम नहीं है ट्रेनें, ए बी सी डी इतनी सारी ट्रेनें हैं। सबकी पेयर के हिसाब से लंबाइयों का जोड़ देखिए क्या क्या दिया है, 600 800 700 500, लिखिए 600 800 700 500 और फाइनली कितना है 660, ये है 660। जो इनकी चालें बनकर आई है जुड़ करके आई है 50 40 28, 50 40 28, 50 40 28, 50 55, 50 55, ये इनका कंबाइंड स्पीड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब होता क्या है, हमें प्रत्येक इंडिविजुअल की लेंथ चाहिए प्रत्येक ट्रेन की, और हमें प्रत्येक की अलग अलग स्पीड चाहिए। जैसे अगर हमें लंबाई के लिए वर्क करना हो, ट्रेनों की लंबाई की बात करनी हो, तो हम इन सारी लंबाइयों को अगर ऐड कर दें तो ए का उपयोग 2 बार, बी का ए का उपयोग 2 बार, बी का 2 बार, सी का 2 बार, डी का 2 बार, ई का, तो हम लिखें ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, करेक्ट, इज इक्वल टू, जब इनको सबको जोड़िए 6 8 14 7 21 5 26 26 से 3260 है, ये 3260 है। ऐसी स्थिति में अगर हम 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 3 6, 1630 हो गया। एक इसका मान बताएं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का कितना आ रहा है 1630। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं प्रत्येक ट्रेन की अलग अलग लेंथ। कैसे, सुनिएगा। जैसे मुझे ए का निकालना है तो बी प्लस सी और डी प्लस ई, तो बी प्लस सी कितना है 800 और डी प्लस ई है 500, तो 8 5 क्या होता है बताएं 1300, इनको जोड़ दीजिए 1300 हो गया। 1300 घटेगा तो ए का मान कितना हो जाएगा 330, ए का मान कितना हो गया 330। अगर ए का मान 330 आ गया तो अब हम सब निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ए प्लस बी पता है 600, क्या पता है ए प्लस बी बराबर बताओ कितना है 600। तो इसका मतलब ए का मान अगर 330 है तो b का मान कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 600 में से इसको, तो b का मान कितना हो जाएगा 270, b का मान कितना आ गया 270 आ गया। अब b का मान आ गया और c का मान, अब यहीं से अगर आप चाहो तो c का मान निकाल, क्योंकि b का मान 270 आया है, b का मान 270 आया है, तो c का मान कितना हो जाएगा, 800 से घटा दीजिए 270 को तो कितना हो जाएगा 530 हो जाएगा। 530 और 270 मिलकर के 800 होता है। जब c का मान 530 हो चुका है और दोनों जुड़कर 700 है, तो यह मान आपका कितना हो जाएगा बताइए 170 हो जाएगा, 170 हो गया। ऐसे अगर इसका मान 170 है
और ये आपका ई का मान है, दोनों जुड़ करके 500 है, तो 330 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका मान 330 है, हो तो गया सब, अब इसकी आवश्यकता ही नहीं, जरूरत नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई। प्रत्येक की लेंथ आ गई, किसकी किसकी, हर रेलगाड़ी की। ए की लेंथ है 330, बी की लेंथ है 270, सी की लेंथ 530, डी की लेंथ 170 और ई की लेंथ 330। इस प्रकार से हर रेलगाड़ी की अपनी अपनी लंबाई आ गई। चाले भी ऐसे कंफर्म कर सकते हैं हम लोग, चाले भी अलग अलग हमें निर्धारित करना है, तो इसी प्रोसेस का उपयोग करिए। जैसे क्या, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, टोटल चाले जोड़िए, 50 40 90 20 110, 110 50 160, 160 50 210, 210 18 18 5 23, 223 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 2 से भाग करिए, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, 111.5 है कंबाइंड। और ऐसे में अगर हम बी प्लस सी और डी प्लस ई जैसे पीछे किया था, बी प्लस सी और डी प्लस सी, तो बी प्लस सी की लेंथ कितनी है, स्पीड कितनी है 40, और डी प्लस ई की लेंथ स्पीड कितनी है बताएं 50। बी प्लस सी और डी प्लस सी टोटल जोड़िए तो कितना होता 90, इनको 90 करा, 90 अगर घटेगा इसमें से 90 तो ये हो जाएगा 5 और एक हुआ 2, 21.5, एक ही स्पीड आ गई। अब एक ही स्पीड आ गई यहाँ पर, फिर उसी तरह से जैसे रखते जाइए, क्योंकि बी के साथ जुड़ करके 50 है तो बी का हो जाएगा 28.5, समझ रहे हैं। ऐसे बी का रख दिया और सी से इससे घटा दिया तो सी की स्पीड आ गई, ऐसे सी का रख दिया इससे घटा दिया तो डी की स्पीड आ गई, ऐसे डी का रख दिया इससे घटा दिया तो ई की स्पीड आ गई। तो इस तरह से हमें प्रत्येक की अलग अलग स्पीड निकल गई, आ गई हमारे सामने आ गई, सबकी स्पीड निकल गई, सबकी लेंथ निकल गई। मैंने इसको एक टेबल से ऐसे प्रेजेंट कर दिया जो हम कर रहे थे, देखिए कैसे, ये कर दिया। सबकी लेंथ देखिए 330, 270, 530, 170, 330, यही लिखा था हम लोगों ने। चालों की बात करा जाए, 21.5 मैंने निकाला था, इसके लिए भी बोला 28.5, 11.5, 16.5 और 33.5। बस इतना ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड में है और सभी रेलगाड़ियों की लेंथ मीटर में है। अब इस टेबल का उपयोग करना पड़ेगा, और ये टेबल मैंने अपनी किताब से लिया था, मैं आपको बता दूं, बहुत प्रिपरेशन करके इस सवाल को मैं करा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इस टेबल को समझ लेने के बाद अब इसका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से अरिथमेटिक का ही उपयोग करते हुए यहाँ पर आप लगभग हर सवाल में देखेंगे, बहुत ज्यादा अब इसमें डीआई नहीं रह गई, यही सब कुछ था, बस केवल आंकड़ों को ही प्रेजेंट करना था। अगर इस टेबल को आप सही से यूज कर लें और लेके चलें, हर सवालों में लगा लें, फिलहाल ये आपके बस का नहीं है, आपको कहीं पे रफ पे बना के रखना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फिगर्स हैं जो निर्देश के बाद हमें यूज करने हैं सवालों में, उनके प्रत्येक सवालों में इस टेबल को मैंने देखिए लगा रखा है। अब इसमें किसी भी सवाल में इसकी उपयोगिता नहीं है, इस ग्राफ की कोई अब आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमें क्या करना होगा, हमें इस टेबल का ही उपयोग करना होगा, इसी के आधार पर हमें उत्तर देना होगा। तो चाल दूरी समय का अप्रोच कंफर्म रहेगा, ट्रेन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप सवाल बिल्कुल कर पाएंगे, टेंशन कहीं नहीं है। आइए पहला सवाल देखते हैं। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन बी को पार करने में लिया गया समय, ट्रेन ए को ट्रेन बी के द्वारा पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जैसे आप इस सवाल को अगर देखेंगे तो ट्रेन ए देखिए आपने पास ए, जैसे वर्डिंग को थोड़ा सा बदल दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एकदम क्लियर रखिएगा, जैसे कंफर्म रहे हम क्या बताना चाहते हैं। हमने कहा ट्रेन ए को बी के द्वारा, बी के द्वारा पार करने में लिया गया समय, ये हमको बताना है, क्योंकि हम ऐसे समझे, एक्चुअली देखो पार करना देखो ये होता है, समझिएगा। ट्रेन ए अपने पास यहाँ पर देखिए ए है, और ट्रेन ए की लेंथ क्या देखिए, यहाँ पर हमने बोला ट्रेन ए है और ट्रेन ए की लेंथ कितनी है 330 है, करेक्ट है, और इसकी स्पीड भी आपको दिख रही है 21.5 है, ये ऐसे जा रही होगी, इसका ड्राइवर होगा ऐसे जा रही होगी, तब तक पीछे से ट्रेन बी आई, ट्रेन बी की लेंथ कितनी है बताओ, ये ट्रेन बी है 270 मीटर है, करेक्ट है, इसका भी ड्राइवर है, इसका भी गार्ड है यहाँ पर, और इसकी स्पीड कितनी है 28.5 मीटर पर सेकंड है, करेक्ट है। अब जैसे अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं और आपकी स्पीड अगर ज्यादा है तभी तो आप उसके पार कर पाएंगे ना, तो ए पार कर लेगी, ए नहीं पार कर पाती बी को, बी पार कर लेगी ए को। जब समान दिशा में चल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करते हैं तो हमारे द्वारा उसको पार करने में लगने वाला समय, हमारे का मतलब यहाँ पर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो ट्रेन की बात हो रही है,
जब दो रेलगाड़ियां चलती हैं और समान दिशा में चल करके उसे पार करना होता है, तो समान दिशा में पार करने में समान दिशा में चलकर पार करने वाले चलकर पार करने में लगने वाला समय दोनों की लंबाइयों को जोड़ करना। पहले दोनों की लंबाइयों को जोड़ दीजिए, दोनों की स्पीड का अंतर। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये ट्रेन ही है, इसकी लेंथ है और ये जा रही है, पीछे से एक दूसरी ट्रेन आई, पहली चीज तो यह तभी इसको पार कर पाएगी जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो पार करने की स्थिति देखिए ए है, पार करने का मतलब दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, लेंथ ऐड हो गई। और इसने क्यों पार कर लिया? क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, तो स्पीड का डिफरेंस करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। 330 और 270, 330 प्लस 270 ऐड कर दिया। चालों का अंतर करिए, 28.5 और 21.5, 28.5 माइनस 21.5। जब दोनों का देखिए यहाँ पर पहले तो योग कर लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा? 3 2 5 600 हो जाएगा। और यहाँ पर चालों का अगर हम अंतर करेंगे तो 0.5 खत्म हो गया, 8 से 1 7 होता है, 8 से कितना होता है? 7 होता है। 7 से डिवाइड करिए, 7 8 56 होता है, 4 0 7 5 35 होता है। फिर उसके बाद फिर आपका 7 7 लगभग आपका 85 की ऊपर आएगा, 86 सेकंड लगेगा जब यहाँ पर ट्रेन ए जो है, सॉरी ट्रेन ए को ट्रेन बी पार करे समान दिशा में चलकर। अगर यही विपरीत दिशा में चलकर पार करने की स्थिति होती तो चालों को यहाँ पर जोड़ना पड़ता। इस सवाल को देखिए, एकदम एकदम प्रॉपर अरिथमेटिक का सवाल था, यहाँ डीआई का कुछ लेना ही देना नहीं था, केवल डीआई से आंकड़ों का उपयोग करना था और सवाल का उत्तर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या है। अगर सवाल देखिए आसान होता तब जब ये इंफॉर्मेशन दी होती। यहाँ पे तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले इस इंफॉर्मेशन को बनाना और बना के इसको यूज करना, और उसमें भी अरिथमेटिक का भी प्रोसेस कंफर्म हो। अगर वो नहीं कंफर्म है तो नहीं हो पाएगा। सवाल देखो क्या कहता है। यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, जैसे यहाँ पर एक ट्रेन बी होगी, ध्यान से देखिएगा, और ट्रेन डी होगी, ये देखिए स्थिति, ये बी है आपकी और ये कौन सी है? डी है। करेक्ट। विपरीत दिशा का मतलब इधर जा रही है, इधर जा रही है। हम फिर कह रहे हैं ना, इस फिगर का कोई मतलब नहीं, इस सवाल में कोई अर्थ ही नहीं इस फिगर का, इसी से मतलब हो जाएगा, इसी टेबल से काम चल जाएगा। बी की स्थिति देख लीजिए, 270 मीटर है, और डी की स्थिति देखो 170 मीटर है। इसकी चाल कितनी है? बी की 28.5 है, और डी की कितनी चाल है बताएं? डी की चाल है 16.5 है। अब दोनों विपरीत दिशा में चल करके एक दूसरे को पार कर रही है, विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को पार कर रही है। तो पार करने में लगने वाला समय, विपरीत दिशा में जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय दोनों की लंबाइयों का जोड़ L1 प्लस L2 डिवाइड बाई चालों का भी योग हो जाता है। जैसे आप समान दिशा में जब किसी को पार करते हैं ना, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, वो भगता है, आप पीछा करते हो। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलकर जब पार करने की बात होती है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर चालों की लेंथ की बात करो पहले, 270 प्लस 170 डिवाइड बाई चालों की बात करी, 28.5 है और 16.5 है। 28 16 44, 28 10 38 है 44, और 0.5 मतलब मिलकर एक 45 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, 7 7 14 होता है, 2 1 3 1 4 होता है, बटे 45 कर दीजिए। 5 9 45 होता है, 5 8 40 और 5 8 40। 88 से आपको किसको भाग करना होगा? 9 से। 88 को 9 से भाग करिए, 9 9 81, 81 के बाद आपका 7 हुआ, तो फिर 9 7 63, 9.78 सेकंड इसका राइट आंसर। देखिए फिर वही कह रहा हूं ना, देखिए दोनों चीजें हैं, अरिथमेटिक की क्लियरिटी, टेबल का सही उपयोग, फिगर का सही यूज। फिगर को सही से बना लो, यूज क्या बना के लाए हैं तब यूज कर रहे हैं ना बनाए होते तो कहां से यूज कर पाते। तो सही उत्तर आपके सामने 11वां डन होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। यदि ट्रेन, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रेन ई है भाई, समझिएगा, ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन यहां पर डी रहेगा, डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय हमको बताना है, ये सवाल है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई पुल है, कोई सुरंग है, कोई खड़ी रेलगाड़ी है, कोई बड़ी लंबी दीवार है, कोई रेलगाड़ी आई। दरअसल अभी तक स्थिति ये थी कि जब रेलगाड़ी को ही पार कर रही थी तो दोनों रेलगाड़ियां मूवमेंट में थी, चल रही थी। यहां पर अलग स्थिति है, कोई खड़ी रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट हो, पुल का कॉन्सेप्ट हो, सुरंग का कॉन्सेप्ट हो। तो जैसे प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ अपनी मान लीजिए, पहले तो रेलगाड़ी की लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। अब रेलगाड़ी देखिए, ड्राइवर यहाँ अंदर गया, निकला 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 निकला, देखिए अभी पूरा नहीं निकले, अब निकला। जब ड्राइवर तो यहाँ हो, गार्ड जब निकलेगा तो मानते हैं पार कर गई। तो जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, देखिए ध्यान से, प्लेटफॉर्म को पार करने में
पार करने में लगा समय क्या होता है पता है? t बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई रेलगाड़ी की चाल। L1 प्लस L2 मतलब दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटे रेलगाड़ी की चाल। ध्यान से देखिएगा दोनों की लंबाइयां कितनी हैं। अब जैसे मान लो ये सवाल था जो हमसे यहाँ पर अभी फेस करने को मिल रहा था, फिर मैं कह रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं। जो रेलगाड़ी आपकी ट्रेन ई है, ई कहाँ पर है? ए है, जिसकी लेंथ कितनी है? 330। 330 इसकी लेंथ है। इसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ हमको नहीं पता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड कर दो। तो यहाँ पर इस लेंथ को रेलगाड़ी ई ने दरअसल अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को 50 सेकेंड में पार किया। किस स्पीड से पार किया? उसकी स्पीड क्या थी? 33.5। 33.5 की स्पीड से चल करके 50 सेकेंड में पार कर लिया। ऐसे में हम प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हैं, निकालना भी है। क्यों? आगे पढ़िए। क्योंकि कहा है तो ट्रेन डी, तो डी मतलब ए वाली ट्रेन द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार किया जा सकता है, उसका अनुमानित समय हमको बताना है। तो पहला काम प्लेटफॉर्म तो निकालो। तो यहाँ पर 333 प्लस पी रहने देते हैं। इसको देखिए शून्य करिए, 5 पचे 25, 5 या 15 तो 17, 5 या 15, 15 कितना होता है? 16। तो यहाँ दशमलव एक स्थानों पे लगाइए, 1675 आएगा। 1675 मीटर हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी। ये सॉरी, ये पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पर इसमें दोनों चीजें एडेड हैं, प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी है। कौन सी ट्रेन है? ई ट्रेन है, ये वाली। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी? 330 घटा दीजिए। 330 घटाएंगे तो 5 हो गया, 7 से 3 4 है, 16 से 3 यहाँ पर 1345। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई। अब यह मीटर में है, आपको पता ही होगा। इस प्लेटफॉर्म को अब मुझे पार करवाना है किससे? पता है? डी से, जिसकी लेंथ कितनी? 170। 170 है, 5 कर दो, 7 4 11, 3 1 4 1 5 होता है 1515। 1515 मीटर हो जाएगा। कब? जब भाई सीधी सी बात है, इस रेलगाड़ी ने भी तो प्लेटफॉर्म को पार किया, तो उसको अपनी लेंथ को प्लेटफॉर्म की लेंथ में ऐड करना होगा, और इसको वह पार करेगी अपनी स्पीड से। उसकी स्पीड कितनी है? 16.5 है। कौन पार करे? डी पार कर रही। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्योंकि जो लेंथ है भाई पार करने में लगने वाला समय, दोनों की लंबाइयों का जोड़ 1515 बटे जो स्पीड कितनी है? 16.5। सही है। दशमलव हटा दे, जीरो बढ़ा दे। 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15 शून्य, 5 या 15 जीरो। करेक्ट है। 3 से काटिए 11 बार होता है, 1 0 1 0 हो गया। सही है। 11 से इसको भाग कर दें, 11 9 99 होता है, 2 0। 11 1 11 होता है 91 दशमलव समथिंग में। देखिए आपके पास एक ही विकल्प है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 91.82 सेकेंड 12वें सवाल का सही उत्तर आपके सामने है। आ रही बातें समझ में? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखिए क्या होता है। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही है। ट्रेन ए है जो पटना से निकली है और जा रही कहां तक? दिल्ली तक। करेक्ट है। ये दिल्ली है जो बहुत दूर है ना। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही है, जबकि ट्रेन डी, एक ट्रेन डी है और ये डी है। देखिए ये ट्रेन ए थी जो पटना से दिल्ली जा रही थी, और ट्रेन डी थी जो दिल्ली से पटना जा रही थी। स्थिति ये है। अब होता क्या है, ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। मतलब ट्रेन डी जब 2 घंटे चल लेती है तब यह चलना शुरू करती है। कौन? पहली वाली ट्रेन। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर, जैसे ये क्या होता है कि जब यह चल लेती है कब तक? 2 घंटे तक। तो 2 घंटे के बाद जब यहां पर अपनी ट्रेन डी रहती है तब यह अपने पोजीशन से चलना शुरू करती है। इसके बाद यहां से यहां तक 297 किलोमीटर की दूरी पर दोनों जाकर के ट्रेनें मिल जाती हैं। अब हमसे पूछा गया कि बताओ दिल्ली से पटना की अनुमानित दूरी। देखो यहां से यहां तक की लेंथ तो समझ में आ रही है, ये लेंथ और कंफर्म हो जाए, दोनों को जोड़ देने से क्लियर हो जाएगा। और यह लेंथ कैसे पता चलेगी? यह लेंथ ए द्वारा कवर की गई है। बस ये नहीं पता है कि ए ने इसे कितने समय में कवर किया। मैं समझाता हूं कितने समय में कवर किया। लेकिन एक समस्या है, जैसे अगर डी को देखिए तो उसकी स्पीड कितनी है? 16.5 है। अब 16.5 मीटर पर सेकंड है, मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करें, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 या 18 54 54 5 59 59.4 है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात मुझे आप बताइए कि भाई 2 घंटे बाद वो चली है वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात बताओ कि यहां से यहां तक की डी ने दूरी तो करी है ना तय। भले कुछ समय अकेले चली है, भले कुछ समय उसके चलने के बाद चली है। तो इस 297 किलोमीटर की दूरी को डी ने
इस गति से जो 59.4 मतलब लगभग 60 मान लीजिए और लगभग इसको 300 मान लीजिए, तो लगभग 5 घंटे में तय किया है। कितने घंटे बताएं? लगभग 5 घंटे में। 5 घंटे में स्थिति क्या है कि 2 घंटे तक तो अकेले चली थी और जब यहां उसकी पोजीशन थी आफ्टर 2 आवर तब ये चलना शुरू करी थी। करेक्ट है? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो बाकी की डिस्टेंस है उसने 3 घंटे में तय की होगी और इसने भी 3 घंटे में तय करी होगी। समझ रहे ना? इसका मतलब हमको जो ट्रेन ए है ना उसके द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी निकालनी है। अब ट्रेन ए की स्पीड चेक कर लो। ट्रेन ए की स्पीड है 21.5। कितनी है? 21.5 गुणे 18/5 करे। मैंने आपको पढ़ाया इस चीज को। गुणे 3 घंटे में देखिए कितना दूरी तय करेगी। यही स्थिति होगी। आइए ट्राई कर लेते हैं। 5 से देखिए काटिए। 5 चौके 20, 5 तिया 15 है। ठीक है, 3 तिया 9 है, 3 चौके 12, 100 मतलब इतना हो गया। गुणे 18 करे। 18 9 62 की 2 हासिल 6, 18 दूना 36 से 42 की 2 हासिल 4, 18 के 18 4 22। ठीक है, तो 222.2 है यहाँ पर। और उसके अलावा कितना था बताएं? 297। ये जो डिस्टेंस थी दोनों जोड़िए। 297 प्लस 222 दशमलव कितना है? 2.2 हो गया। 7 2 9 होता है, 9 2 11 1 12 होता है, 2 2 4 529 समथिंग करके आ रहा है जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो 529 समथिंग करके, और लगभग मुझे लगता है यही दूरी होती क्या, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन इतना ही लगभग दूरी है। तो यहाँ पर यह अनुमानित दूरी दिल्ली से पटना के बीच की निकल करके आ रही है। आशा करता हूँ समझ में आया। एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जो भी आपको लगे जरूरत के हिसाब से देखिएगा तो समझ में तो आ जाएगा, जहां तक मुझे भरोसा है। अंतिम सवाल होगा ट्रेन बी और सी। समझो स्थिति क्या है। ट्रेन बी और सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई, जो एक दूसरे से, देखो एक स्टेशन एक्स है, दूसरा स्टेशन क्या है? वाई है, जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर की दूरी पर है, तक यात्रा कर रही हैं। यहां से ट्रेन बी निकली है और यहां से ट्रेन सी निकली है। नहीं 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 नहीं, एक ही जगह से है ना, देखो यहां लिखा होगा दोनों एक ही जगह से निकली, मतलब एक्स से ही निकली है दोनों। ए भी इधर गई है, ए भी इधर गई है। इनको दूरियां कितनी तय करनी है? 414। सेम डिस्टेंस दोनों तय करना चाह रही है। करेक्ट? होता क्या है, यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंचे, अच्छा पहुंची भी एक समय पर, पहुंची भी, अच्छा एक बताओ, अगर समान डिस्टेंस हो रही है तय और एक ही समय पर पहुंच रही हैं तो क्या मतलब, अच्छा चालें लेकिन अलग अलग है। ये तब होता है एक समय पर अगर चालें समान होती, बट चालें तो अलग अलग हैं। चालें देखो बी की कितनी है? बी की 28.5 है और सी की बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि बी पूरे समय तक नहीं चली है, बी थोड़े समय तक स्टॉप करी है। बी सी के कुछ दूर चलने के बाद चलना शुरू करी है, तब भी जाकर के उसको कवर करी और सेम टाइम पर दोनों पहुंच गई। जैसे ऐसे होता है, मान लीजिए मैंने कहा कि एक 60 किलोमीटर की जर्नी है। करेक्ट है? 60 किलोमीटर की। हम 2 लोग हैं, किसी एक की गति मान लो 20 है, दूसरे की गति 30 है, 30 है। अब सुनिए, कौन जल्दी पहुंचेगा आप बताएं? अगर सेम समय पे चलना, सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं तो यह जल्दी पहुंच जाएगा, यह देरी से पहुंचेगा, ये स्थिति है। बट हम चाहते दोनों सेम टाइम पर पहुंचे, तो इसका मतलब सबसे पहला काम आप इससे समय निकालें, तो 60/20 होगा, मतलब 3 घंटे लगेगा इसको। अब 3 घंटे इसको लगेगा, और इससे अगर सोचेंगे तो 60 बटे कितना, 30, मतलब 2 घंटे लगेगा। अर्थात हम समझ गए कि इसको सबसे पहले 1 घंटे निकाल देना चाहिए। 1 घंटे बाद जब यह 20 किलोमीटर कवर कर ले, अब 40 उसे कवर करना है, तब इसको चलना चाहिए। यही सवाल वो आपसे पूछा है और यही सवाल आपको हल भी करना है। देखिए सवाल क्या कहता है। अब देखो यही स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, दिख पा रहा है आपको। यहाँ पर इनकी लेंथ वेंथ से कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हैं? इस सवाल में लेंथ वेंथ से कोई मतलब नहीं है। 28.5 किलोमीटर की इसकी चाल है, 28.5 मीटर पर सेकंड की इसकी चाल है, और 11.5 मीटर पर सेकंड की इसकी चाल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके द्वारा, जैसे सी का देखिए समय कितना लगेगा। सी का समय जब हमने कैलकुलेट किया है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 414 बटे 11.5 है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम बी की बात करें तो 414 है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? 28.5 है। इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको भी हम लोग देखिए कितना कर दें बताइए, 18/5 कर देते हैं। 18/5 करेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि स्थिति क्या होने वाली। लिखिए 414, ठीक है, लिखिए क्या हो गया, 414 गुणे 5 है बटे 28.5 है गुणे 18 है। सही है, ये समय लग रहा है
किसको, और इसको अगर करना होते जल्दी कर लेती, इसलिए हमने उस समय उतने समय तक रोक दिया जितना समय। अब इसको भी अगर साल करिए तो 414 है गुणे 5 है बटे 11.5 है गुणे आप 18 कर दें। इसका और इसका सोल्यूशन किया जाए, दोनों का डिफरेंस देखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। जब मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। जब मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं तो पहली चीज देखिए, यहां पर लमसम करने की स्थिति है, जैसे आप 0 कर दीजिए या फिर कुछ और प्रयास कर लीजिए अपने स्तर। देखिए 4 से 9 से कट, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 छंगे 54, सही है। 2 से काटिए 25 हो गया, 25, 5 बचे 25 है, 5 से 23 बार है, 23 दूना 46 है, 2 पंचे 10 है। तो अगर देखा जाए तो सी को लगेगा 10 घंटे एग्जैक्ट। और जब मैंने इसकी तरफ प्रयास किया तो 9 दूना 18 है, 9 चौके 36 है, 9 छंगे 54 है, सही है। इसके अलावा दशमलव हटा 0 हुआ, ये भी सही है। 5 दहम में 50 है, 5 पचे 25 है, 5 सते 35 है। अब ये लगभग 46 है और 23 है, 23 और 46 मतलब अगर देखिए तो 23 है, देखिए आपको समझ में आएगा। 23 मतलब 270 है, 270 बटे 57 है, कितना बार जाएगा, 5 बार, 5 बार की 4 बार, 4 बार जाएगा। 5 सते 35, 5 पचे 25, 3 ज्यादा हो जाएगा, 4 दशमलव समथिंग आएगा। 10 में से अगर 4 दशमलव समथिंग आएगा तो वो भी जैसे कंफ्यूजन देगा आपको, जैसे आपके दिखा यहाँ पर 6.29, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब मैंने इसको भाग दिया, थोड़ा सा हम कोशिश कर लेते हैं, हालांकि एक बार काट सकते 3 से, 19 बार, और 3 कितना 90 हो गया। तो 19 से करिए, 19 कितना हो जाएगा बताइए अगर हम इसको घटाते हैं तो 19 पचे 95 होता, 19 चौके 76, मतलब अगर आप ऐसे करिए 90 को 19 से भाग कर दें, 19 चौके 76 होता है, 10 से 6 4 होता, 8 से 7 1 होता, दशमलव करें 0, 19 छक्के 114 होता, 19 सत्ते 136, हाँ 7 9 133, 7 बार जाएगा। 4.7 समथिंग करके हो रहा है। अगर 4.7 समथिंग करके हम इसमें से घटाते हैं तो ये आपका, या जो भी हमारे पास बन रहा है, तो 5.9 समथिंग करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नियरर वही वैल्यू है, सबसे क्लोजर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5.96 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, सभी लोग कंफर्म कर लीजिए। अगर कहीं कुछ मिस्टेक कैलकुलेशन हो रही है तो परेशान मत हुआ करिए, ठीक है, क्योंकि हम भी आपके सामने ही करते हैं। हम फिर से एक बार अगर कहिए तो वेरीफाई कर देते हैं, अन्यथा सही है, एकदम नियरर हमारे पास है आंसर। हम बहुत ज्यादा, जैसे मैंने देखिए काटा पीटा है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो इसलिए परेशान मत हुआ करिए। राइट सोल्यूशन इसका वही आएगा 5.96। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो एग्जैक्टली 10 आ रहा था, इसी में थोड़ा सा इशू था। एक बार अगर देखना देख लीजिए, 4.14 है, गुणे आपका 5 है बटे 28.5 है, और गुणे आपका 18 है। जब मैंने इसको थोड़ा सा देखिए ट्राई किया, जैसे मैं अगर ऐसे चेक कर लेता हूं, हालांकि कैंसिल हो जा रहा है इसलिए उतनी दिक्कत की बात नहीं है, कैंसिल हो जा रहा है इसलिए उतनी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या है बताइए, 4.14 है, ठीक है, और गुणे क्या है बताइए, गुणे आपके पास 5 है, 41 सॉरी, यहाँ पर कितना है, 414 है, नॉट डेसिमल थोड़ी लगा है, 414 है अपने पास। 414 है, गुणे आपका 5 है, और इसको हमने भाग किया किससे, 28.5 से, और इसको फिर से हमने भाग किया है 18 से। तो भाग करने पर 4 पॉइंट, जो ये लिखा था हमने 4.0 समथिंग करके आ रहा है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। और अगर 4.0 समथिंग घटेगा इसमें, तो 4.0 समथिंग घटेगा तो 4.96 ही करेक्ट आंसर आएगा। तो इसलिए राइट सोल्यूशन पर रहिएगा, करेक्ट आंसर 4.96 ही होगा। तो इस हिसाब से इसका उत्तर आपका बन रहा है। तो आशा करता हूँ सेशन, इस क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया से इसको रिकॉल करिए, तैयार करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके लिख दीजिएगा। अच्छी डीआई है, अच्छी प्रिपरेशन की डिमांड कर रही है, और बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।